टास्क 2 इन आइल्स, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का तो आप बहुत ध्यान रखते हैं, बट व्हाट अबाउट टास्क 1? टास्क 1 का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टास्क 1 का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव किया जा सके। सो लेट मी टेल यू कि टास्क 1 में कुछ वर्ड्स हैं जिनको यूज करके आप अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने टास्क 1 में वेयर एज, वाइल और एज कंपेयर टू का यूज हमेशा करें। फॉर एग्जाम्पल, the production of oil in America was maximum, whereas the production was minimum in Australia. जब हम दो opposite trends बता रहे हैं कि यहाँ maximum था और यहाँ minimum था, तो हम बोल सकते हैं, हम बीच में यूज कर सकते हैं whereas. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं while की। इसी तरह हम while का भी यूज कर सकते हैं और इसी तरह हम इन कॉन्ट्रास्ट का भी यूज कर सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, द प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम इन अमेरिका और बीच में हम डालेंगे हाउएवर इट वाज मिनिमम इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम बात करें एज कंपेयर टू की, हम कह सकते हैं द प्रोडक्शन इन अमेरिका वाज मैक्सिमम एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, एज कंपेयर टू अदर गिवन कंट्रीज। सो वेयर एज, while, however, as compared to, इनसे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का तब हम यूज करते हैं जब हम दो फिगर्स साथ में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये बताना है कि अमेरिका में ऑयल का प्रोडक्शन इतना था और ऑस्ट्रेलिया में इतना था। इसके दो सेपरेट सेंटेंसेस बनाने की जगह मैं इनको साथ में लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया वॉज 30% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। मतलब जिसका नाम मैंने पहले लिया अमेरिका, उसका पहला फिगर है और जिसका नाम मैंने बाद में लिया उसका फिगर बाद में। लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल अगेन, द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया वॉज 30% एंड 20% और लास्ट में हम लिख देंगे रिस्पेक्टिवली। तो एक बहुत अच्छा तरीका है फिगर्स देने के लिए। उसके बाद डिस्पाइट और ऑल्दो, ये भी बहुत बार हमारे राइटिंग टास्क 1 में यूज हो सकते हैं। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये बोलना है कि शुरू के कुछ ईयर्स में फ्लक्चुएशंस के बावजूद जो प्रोडक्शन था ऑयल का वो तेजी से बढ़ता गया, तो मेरा सेंटेंस होगा डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन फर्स्ट 5 years द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल फॉलोड अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो करना। ऐसे ही डिस्पाइट का मतलब आपको समझ में आ गया, के बावजूद। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, डिस्पाइट decline in the production in first 5 years, comma, the production increased drastically in upcoming years। मतलब शुरू के 5 साल में तो वो गिरा लेकिन बाद में वो तेजी से बढ़ा। तो डिस्पाइट मतलब के बावजूद, जब आपको कोई कंट्रास्टिंग सिचुएशन लगे कि शुरू में तो ऐसा था लेकिन बाद में ऐसा हो गया, तो हम डिस्पाइट का यूज कर सकते हैं। ऑल्दो का भी ऐसे यूज कर सकते हैं कि ऑल्दो there were fluctuations in first 5 years, comma, the production followed upward trend। although एक तरह से बट का रिप्लेसमेंट है, इसी तरह हम बट का यूज भी राइटिंग टास्क 1 में जरूर करें। फॉर एग्जाम्पल, in first 5 years the production increased drastically, but in next 5 years it declined at a fast pace। ठीक है, मतलब शुरू के 5 साल में तो ये बढ़ा लेकिन बाद के 5 साल में गिर गया, तो बट। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, वेयर एज, वाइल, एज कंपेयर टू की तरफ देन, THAN कंपैरिजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, हाउएवर, उसके बाद अभी रिस्पेक्टिवली हमने डिस्कस किया और अभी हमने डिस्कस किया डिस्पाइट और ऑल्दो। तो इन चीज़ों का टास्क 1 में अगर आप ध्यान रखते हैं तो ओवरऑल जो मिक्स स्कोर होगा वो आपका ऊपर जाएगा एंड यू विल गेट अ गुड स्कोर। उसके बाद आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स टू फॉलो 3 W's इन टास्क 1 फॉर अ बेटर सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये W है हु, वेयर एंड विच। हु लोगों के लिए ज़्यादातर यूज होता है, तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, द अमेरिकन्स वर द पीपल हु स्पेंड मैक्सिमम ऑन फूड। अमेरिकन्स वो लोग थे जिन्होंने फूड पर सबसे ज्यादा खर्च किया। तो यहाँ हु मतलब जिन्होंने।
अब यहीं अगर मुझे अमेरिका, द अमेरिका वॉज द कंट्री वेयर पीपल स्पेंड मैक्सिमम अमाउंट, अब इसका क्या मतलब है, अमेरिका वो देश था जहां पर लोगों ने सबसे ज्यादा खर्च किया, तो यहां मैंने यूज किया वेयर। हु मतलब जो लोगों के लिए, और वेयर मतलब जहां पर। उसके बाद मैंने आपको एक और वर्ड दिया था विच, तो हम बोल सकते हैं अमेरिका वॉज द कंट्री विच एक्सपीरियंस्ड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। अमेरिका वो देश था जिसने प्रोडक्शन में इंक्रीज एक्सपीरियंस किया। तो ये जो 3 W हैं इनकी आप प्रैक्टिस करें, हु, विच, वेयर, इससे भी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर काफी बेहतर बनता है। ओके, उसके अलावा आप ये वर्ड जरूर यूज करें बीच बीच में। इट इज वर्थ नोटिंग, इट इज विविड, इट इज सरप्राइजिंग टू नोट, इट कैन बी सीन, इट इज नोटिसेबल। अगर कुछ अचानक से हो गया तो सरप्राइजिंगली, अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा है तो इंटरेस्टिंगली। इससे दिखता है कि यू हैव कमांड ओवर इंग्लिश। आई होप अगर आप ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं, जो कि आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए, योर सेंटेंस स्ट्रक्चर इन आइल्स टास्क 2 विल डेफिनेटली इम्प्रूव। उसके अलावा एक और चीज, पैसिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेस आपके राइटिंग टास्क 1 में जरूर होने चाहिए। पैसिव वॉइस का एक एग्जाम्पल, जैसे आप लिखते हैं द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। अब इसी का पैसिव क्या होगा, अ ड्रास्टिक इंक्रीज वॉज सीन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। फिर से, द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली इन अमेरिका। तो हम क्या लिखेंगे, अ ड्रास्टिक इंक्रीज वॉज सीन, वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, ये पैसिव हो गया। फिर से आई रिपीट, अ ड्रास्टिक इंक्रीज वॉज सीन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन अमेरिका। तो ये पैसिव वॉइस हो गया। सो पैसिव वॉइस के एटलीस्ट 4 to 5 सेंटेंसेस आपके राइटिंग टास्क 1 में जरूर होना चाहिए। सो इफ यू वांट टू टेक your score to a greater heights, if you want to score high bands in IELTS writing, do follow these tips for task 1. And I have also shared the link in the description box of how to improve your sentence structure in writing task 2. So do give it a watch. Thank you and have a nice day.